हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ओपीडी पे। आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, क्योंकि अपना एग्जाम जो है लगभग अब आ चुका है। 5-6 दिन बचे हैं, एक हफ्ता भी जो है उसमें नहीं रहा है। तो आप सबकी तैयारी अच्छी है, तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब अपना रिवीजन जो चल रहा था, पहले अपना थ्योरिक बैच जो पूरा जीजीडी के ऊपर पढ़ा, उसके बाद में रिवीजन जो किया, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग किया। तो आपको जो अभी फोकस करना है, टाइम मिले तो जो ओपीडी के अंदर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाले हैं वो आपको ज़्यादा देखने हैं, क्योंकि उसमें पुराने सिलेबस के हिसाब से थे। और ओपीडी पे जितने भी क्लासें अपन ने डाली है पशु परिसर की, वो सारी की सारी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डाली है। हाँ, एक वीडियो जो है वो जीजीडी के ऊपर भी डाला हुआ है, जिसमें 7 घंटे की मैराथन थी। वो उसमें 1.5 या 2 घंटे का जो पोर्शन था वो पशु परिसर के बी पार्ट का था। तो ये वीडियो भी आप देख लोगे तो आपके जो है बी पार्ट में सारे लगभग क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। ये नया चैप्टर है, ये अपन ने ना थ्योरी में भी पढ़ा नहीं था। और ये है, देखिए, वन्य प्राणी तथा वन्य जीव संसाधन। आपने सिलेबस देखा होगा, सबसे लास्ट में जो यूनिट दे रखी है वो यही दे रखी है, इसी नाम से एज इट इज यही नाम है। अपनी जो 73 सा बुक है उसमें भी ये अच्छे से अपन ने दे रखा है, ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है विथ एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा पीछे जो है कुछ इंडेक्स के रूप में भी वहां पर दे रखे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों का अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना कहलाता है। क्या कहलाता है? वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिकीय तंत्र या वानिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों पारिस्थितिकी तंत्र। 3 नंबर का जो आंसर है वो इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही। किसी भी क्षेत्र विशेष में जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। अपन एक तरह से खाद्य श्रृंखला जो देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ पौधे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई शाकाहारी जीव है, जैसे कि हिरण ले लीजिए आप, यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। फिर जैसे मांसाहारी होता है, जैसे शेर ले लीजिए आप। तो इस प्रकार से ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। मतलब सभी जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसी की तरह इंसानों में भी होता है। अपनी भी जरूरतें जो है अपन इंसान अकेला जो है कुछ भी नहीं कर पाता है, हमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, देश हो, या कोई भी हो, उसकी संसाधन हो, उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तभी जो है वो अपना जो कार्य सही ढंग से पूरा कर पाता है। उसी तरह जो है जीव जंतु और पेड़ पौधों में भी रहता है। और ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र। और एक होता है साथियों जैव विविधता। क्या होती है? जैव विविधता। तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो प्रजातियां होती है, विभिन्न प्रजाति, उसे बोलते हैं जैव विविधता। पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की विविधता, ये कहलाती है जैव विविधता। क्या कहलाती है? जैव विविधता। तो ये दोनों में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार के, जैसे पेड़ पौधे एक प्रकार के नहीं होते, आपने देखे होंगे। मरुद्भिद होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है। कौनधारी वंश होता है, घास भी होती है, झाड़ियाँ भी होती हैं। उसी तरह जीवों में भी अलग अलग होते हैं। जैसे शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उसी तरह अलग अलग एरिया में, जैसे बर्फ में रहने वाले भी होते हैं, मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल होते हैं जो रैंक कर चलते हैं, ठीक है। स्तनधारी जीव होते हैं। तो ये जो विविधता होती है उसको तो बोलते हैं जैव विविधता। और जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ये दोनों में माइनर सा डिफरेंट है जो आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में विश्व की जैव उपजातियों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? जैव जाति नहीं है, यहां पर देखिए वर्ड को देखना है, जैव उपजाति। आप क्या करते हो, प्रश्न पढ़ते ही सीधा आंसर लगा देते हो कि बी। आपको पहले ऑप्शन को भी देखना है। आपको आंसर पता है फिर भी आपको चारों ऑप्शन को एक बार देखना है। अगर इजी प्रश्न होगा उसको तो आप विशेषकर 2 या 3 बार जरूर देखें। देखिए 8%, 5%, 15% या 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 8%। क्या हो जाएगा? 8%। और ये क्या पूछा है? जैव उपजाति, न कि जैव जाति। तो भारत के अंदर 8% उपजातियों, जो जैव उपजातियों का प्रतिशत पूछे तो कितना है? 8%। और संख्या पूछे तो लगभग इसमें आ जाएगा साथियों 18 लाख। क्या हो जाएगा? 18 लाख जैव उपजातियां भारत में पाई
जाति है। कितनी? 18 लाख जैव उपजातियां। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये न्यूमेरिकल रूप दोनों याद रख लेना, प्रतिशत में भी याद रख लेना और 18 लाख भी आप याद रख सकते हैं। चले आगे। भारत में कितने प्रतिशत वन्य जीव व वनस्पति जाति के लुप्त होने का खतरा है? जिसे अपन रेड डाटा बुक में भी लेते हैं, अलग अलग बुक होती है, येलो डाटा बुक, रेड डाटा बुक। तो जो समाप्त होने वाले जो जीव जंतु होते हैं जिसमें वनस्पति और जीव दोनों को शामिल किया जाता है, वो कितने प्रतिशत भारत में है जो समाप्त होने की कगार पर है? 20%, 10%, 5% या 30%? इसका आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर, यानी कि बी, यानी कि 10% जो है वो जीव जंतु और वनस्पति जो है लुप्त होने की कगार पर है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लुप्त हो चुके हैं और इनको बचाने के लिए ही अभ्यारण्य और वन्य उद्यान और अभ्यारण्य बनाए जाते हैं ताकि जो है ये लुप्त ना हो। तो 10% इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहेगा। भारत में कितने प्रतिशत वन्य जीव और वनस्पति के लुप्त होने का खतरा है? इसमें 20% स्तनधारी जो जीव है वो भी लुप्त होने के कगार पर है। तो टोटल पूछे तो 10% और स्तनधारी जीव का पूछे तो कितने प्रतिशत स्तनधारी जीव जो है वो लुप्त होने की कगार पर है? तो लगभग 20% जीव जो है वो लुप्त होने की कगार पर है। लुप्त मतलब जो खत्म होने वाला है, बिल्कुल, जिनकी संख्या जो है कैसी है? नगण्य है। कितनी है? नगण्य। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। जीव जंतु टोटल पूछे तो 10%, केवल स्तनधारी का पूछे तो 20%, डबल याद रखना। ठीक है, चले आगे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जो है, जिसे IUCN बोलते हैं, में वन्य जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया और इनका नाम है वो भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार के प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा जो है वन्य जीवों के प्रकार में शामिल नहीं है या कौन सा है? तो इसे बांटा गया साथियों 4 नंबर, यानी कि 6 भागों में इसे बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में इसे बांटा गया। सामान्य, लुप्त प्राय, ठीक है, स्थानिक, कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पर। स्थानिक, दुर्लभ, लुप्त प्राय या लुप्त, सामान्य, ये सारे आपको याद रखने हैं। स्थानिक वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ पर घोड़े पाए जाते हैं तो वो सब जगह नहीं होंगे, या एक जैसे कि काठियावाड़ी घोड़ा वो काठियावाड़ में मिलता है, दूसरी जगह पर वो नहीं होता। तो उसके जो स्थानिक क्षेत्र में जो जीव पाए जाते हैं उनका नाम भी उसी क्षेत्र के ऊपर रखा जाता है। जैसे मारवाड़ी भेड़ है, वो मारवाड़ में होती है इसीलिए उसका नाम भी मारवाड़ी, दूसरी जगह पे वो नहीं होती है। लेकर जाए वो अलग बात है, तो वो होता है स्थानिक। और दुर्लभ ऐसा जीव है जो बिल्कुल कम पाए जाते हैं, दिखने में बिल्कुल कम होते हैं। लुप्त वो होते हैं जो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। और सामान्य वे जीव होते हैं जो लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, नॉर्मली कुत्ते, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो वो भी आपको याद रखना। एक होता है सुभेद, कौन सा होता है? सुभेद। और एक होता है संकटग्रस्त। संकटग्रस्त में वे आते हैं जो बिल्कुल संकट होने की कगार पर है। लुप्त का मतलब ऐसे जीव जो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, और ये संकटग्रस्त जो है ये लुप्त प्राय, यानी कि लुप्त हुए नहीं और होने की कगार पर है। ठीक है, तो ये 6 आपको याद रखने हैं। स्थानिक, दुर्लभ, लुप्त, सामान्य, सुभेद और संकटग्रस्त। देखिए सब एस से शुरू हो रहे हैं, एस, स, और ये स, सिर्फ ये भी स, सिर्फ इसमें द आ रहा है और इसमें ल आ रहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। सदल, ये 6 के 6 आपको याद रखना। ठीक है, स्थानिक, दुर्लभ, लुप्त प्राय, सामान्य, सुभेद्य और संकटग्रस्त। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है? ये प्रश्न अपन ने पढ़ रखा है।
नेक्स्ट जो अपन क्लास पढ़ी थी जंतुओं की विशेषताएं, उसमें अपन ने ये प्रश्न पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बाघ। सीधा आंसर बताऊंगा, क्या हो जाएगा? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु भी है बाघ। तो सबसे तेज दौड़ने वाला, ये दौड़ता साथियों 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है ना, 112 किलोमीटर प्रति आवर या घंटे की रफ्तार से। बाघ जो होता है इसमें और पैंथर दोनों दिखने में एक बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ एक माइनस है इसमें डिफरेंट होता है। वो ये होता है कि बाघ जो होता है और इसका जो चेहरा होता है, जो फेस जो होता है इसका, उसके आंखें जो होती है वहां पर इसकी एक लाइनिंग होती है, ऐसे धारियां होती है। क्या होती है? उसमें धारियां होती है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, ठीक है। ये एक डिफरेंट होगा। सिर्फ इसका मुंह जो देखोगे आप पीछे से साइड से दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वेट, ऊंचाई, हाइट सब एक जैसी होती है, सिर्फ अंतर इसमें लाइनिंग होती है। और पैंथर में ये लाइन नहीं होती है। पैंथर वैसे ये थोड़ा हिंसक होता है बाघ, और पैंथर जो है वो इतना हिंसक नहीं होता है, उसे कैट की कैटेगरी में ही माना जाता है, बिग कैट भी वैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है जो आपको याद रखना है। और सबसे तेज दौड़ने वाला जीव बोले तो बाघ, 112 किलोमीटर की रफ्तार से ये भागता है। चले आगे। वे जातियां जो अपने वर्तमान निवास स्थान पर अनुपस्थित पाई जाती है कहलाती है। जो एक जगह पर थी लेकिन वर्तमान में वहां पर वो जाति नहीं है, मतलब वो समाप्त हो गई है। तो समाप्त हो गई, समाप्त से ही पता चल जाएगा क्या? लुप्त। बिल्कुल इजी प्रश्न है। जो पहले यहां पर थी लेकिन वर्तमान में नहीं है, मतलब वो वहां से क्या हो गई? लुप्त हो गई। इसमें चीता आ जाएगा, गुलाबी सिर वाली बतख भी इसमें आ जाएगी, बतख, ठीक है। ये दोनों आप याद रख सकते हैं, चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किसमें शामिल है? लुप्त जातियों में इन्हें शामिल किया गया है। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां क्या कहलाती हैं? भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्थानिक जातियां, सामान्य, संकटग्रस्त जाति या सुभेद्य जाति। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों स्थानिक जाति। क्या हो जाएगा? स्थानिक जातियां। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जातियों को बोला जाता है स्थानिक जातियां। इसमें आएगा निकोबारी कबूतर, निकोबार में पाया जाता है, ठीक है। निकोबारी कबूतर ये निकोबार क्षेत्र विशेष में पाया जाता है, इसीलिए इसको स्थानिक जातियों में शामिल किया जाता है, ठीक है। निकोबार और अंडमान में भी होता है, अंडमानी टीक होता है एक, अंडमानी टीक। ये क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए इनको स्थानिक जातियां कहा जाता है। उसी क्षेत्र में ये पाई जाती है, मतलब उसी स्थान पे ये पाई जाती है और स्थान से ही बना है स्थानिक, ठीक है। तो एक निश्चित क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो जातियां पाई जाती है उसे स्थानिक जातियां कहा जाता है। निकोबारी कबूतर वहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उसे क्षेत्र के हिसाब से। और मैंने कहा भी था कि जिस क्षेत्र में जो जीव ज्यादा होता है उसका नाम 80% या 90% उसी क्षेत्र के नाम पर ही होता है, इसीलिए इसके आगे देखिए कबूतर है तो निकोबारी लगा दिया, ठीक है। अंडमान में था तो अंडमानी टीक लगा दिया। मारवाड़ में कुछ ज्यादा होता तो मारवाड़ के हिसाब से, सिरोही में नस्ल होती है तो सिरोही नस्ल हो गया। 90% आप किसी भी नस्ल को उठाकर देख लीजिए, उस क्षेत्र के नाम से होगी या फिर उसकी कोई विशेषता होगी, उसके नाम पर ही उसका नामकरण होता है। चले आगे। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है और इनकी संख्या में कमी हुई है, वह कमी जारी है, जिससे इनके समाप्त होने का खतरा जो है वो ज्यादा है, वो कहलाती है, क्या कहलाती है? लुप्त जातियां, स्थानिक जातियां, सामान्य जातियां या संकटग्रस्त जातियां। जिनकी बिल्कुल ज्यादा कमी हुई है और समाप्त होने की कगार पर है, तो समाप्त होने की कगार पर है, इसका मतलब उनके ऊपर क्या है? संकट है, इसीलिए इनको बोला जाता है संकटग्रस्त जातियां। उपजातियां टोटल पूछे कितनी है तो 10% भारत में उपजातियां पाई जाती है। और संख्या में पूछे तो साथियों याद रखना 18 लाख। कितने? 18 लाख।
संकटग्रस्त जातियों में कौन कौन से शामिल है? बहुत सारे जीव है इसमें। एक मगरमच्छ है। क्या है? मगरमच्छ। काला हिरण है इसमें। वैसे ये चैप्टर आपने सर में आपको पढ़ाया हुआ है। जितनी भी तैयारी आपको राजस्थान की करवाई है उसमें आपको वन्य जीव अभ्यारण्य तो आपने पढ़े ही है, तो उसमें ये सर ने आपको वैसे 2-3 बार और भी थ्योरी में पढ़ाया होगा पास्ट में। देखिए, तो मगरमच्छ हो गया, काला हिरण। काला हिरण के लिए एक अभ्यारण्य भी फेमस है, जीके में पढ़ा होगा आपने राजस्थान में। ताल छापर, छुरू। कृष्णमृग बोलते हैं इसको शायद। ताल छापर। तो संकरग्रस्त जातियां वे होती है जो बिल्कुल संख्या में जिनकी बहुत ज्यादा कमी हुई और समाप्त होने की कगार पर है, मतलब जो लुप्त हो गए ना उनके बाद यही आती है। लुप्त वाले तो बिल्कुल खत्म हो गए और ये उनसे थोड़ा सा ऊपर, मतलब संघ की संख्या बिल्कुल कम है, तो संकटग्रस्त जातियां होती है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है और यदि पारिस्थितिकी ऐसी ही बनी रही तो वे जल्द ही जो है संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो जाएगी। तो कौन सी है? सुभेद्य जातियां, सामान्य, लुप्त जाति या स्थानिक जातियां? इसका आंसर हो जाएगा सर सुभेद्य जातियां। देखिए, लुप्त वाली बिल्कुल समाप्त हो गई है, इनसे थोड़ी सी ऊपर होती है संकटग्रस्त जातियां। ठीक है, और इनसे पहले होती है सुभेद्य। और सामान्य ऐसी होती है जो सब जगह पाई जाती है, जिनकी संख्या सर्वाधिक है। निम्न में से सर्वाधिक संख्या में कौन से जीव है? तो सामान्य जाति आएगा उसमें, क्योंकि ये सभी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। और स्थानिक वो होती है जो पर्टिकुलर स्थान में अलग अलग पाई जाती है, जो सभी जगह नहीं होती है। तो इसका हो जाएगा सुबह। इसमें आता है गांगे डॉल्फिन, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है इसमें कि गांगे डॉल्फिन जो है वो किसमें शामिल है? तो ये सुभेद्य जातियों में शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। इसमें एक नीली भेड़ और आता है। एशियाई चीता भी इसमें शामिल है। एशियाई चीता। भारत में तो वैसे चीते देखे रहे एक बार खत्म ही हो गए थे, वैसे नहीं के न थे, बिल्कुल विलुप्त हो गए थे। फिर 2022 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2022 2 साल पहले नामीबिया से जो है 8 चीते लाए गए थे। वो इसीलिए लाए गए थे क्योंकि वो लुप्त हो गए थे। इसमें 5 मादा थी और 3 नर थे। तो सुभेद्य जाति आपको याद रखना है, जो क्या है, निरंतर इनकी संख्या घट रही है, जो संकटग्रस्त होने वाली है और लुप्त होने की कगार पर है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये गांगे डॉल्फिन, आपको याद रखना, डॉल्फिन। ठीक है, और एशियाई चीता ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे अभी 2 साल पहले ही इसे भारत में लाए गए थे, क्योंकि भारत में चीते जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो चुके थे। सॉरी। वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है कहलाती है। सामान्य है तो कहलाती है, प्रश्न में ही इसका आंसर है सामान्य है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सामान्य जातियां। और सामान्य जाति के मैं एग्जाम्पल वैसे दूंगा नहीं, क्योंकि सामान्य जाति जो सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसे जीव जो सभी जगह पाए जाते हैं, गाय भैंस। सॉरी, चले आगे। भारत में चीते जो है को लुप्त घोषित किया गया। कब जो है चीतों को लुप्त घोषित किया गया? 1952 में। सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 1952 के अंदर जो है चीतों को भारत में लुप्त घोषित किया गया। और कब लाया गया इसे नामीबिया से? तो वो भी याद रखना, 17 सितंबर 2022 में इसे लाया गया। कूनो नेशनल पार्क में इसे लाया गया था। कब लाया गया वो भी याद रख लेना, 17 सितंबर 2022। ये तो मैंने बता दिया वैसे। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल, ये पड़ता है अपना एमपी में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, 5 मादा व 3 नर चीतों को नामीबिया से लाया गया। नामीबिया से लाया गया।
तो याद रखना ये, ठीक है। चीते लुप्त हो गए 1952 में। भारत में कब लाए गए? तो 17 सितंबर 2022 कुल्लू नेशनल पार्क में। 8 लाए गए थे टोटल, कितने थे? 8, जिसमें 5 जो है वो मादा थी और 3 जो है वो नर थे। नामीबिया से इन्हें लाया गया था। चले आगे। डोलोमाइट के खनन के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व गंभीर खतरे में है? गंभीर खतरे में है, गौतम गंभीर। देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व या उक्त सभी। तो उक्त सभी जो आता है या उपयुक्त सभी आता है, अपने दिमाग में वही आता है कि ज्यादातर जो है उपयुक्त सभी सही होता है, या ऐसे बोलते हैं कि ऑप्शन में ए व बी होता है, वो सबसे लंबा वाला सही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पहले चलते थे, अब सब इंटेलिजेंट हो गए, तो इस प्रकार से नहीं होता। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा? बक्सा टाइगर रिजर्व। तो डोलोमाइट के खनन के कारण यहाँ पे जो टाइगर थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है खतरा हो रहा है। ठीक है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर भारत का सबसे बड़ा, टोटल 55 इंडिया में टाइगर रिजर्व है, जिसमें सबसे बड़ा पूछे तो ये रणथंभौर है। इसलिए महत्वपूर्ण है ये अपने राजस्थान में है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर जिले में। मानस है ये आसाम में है, असम या आसाम। ठीक है, असम में है ये भी आपको याद रखना है। तो मानस टाइगर रिजर्व असम में है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, सबसे बड़ा। राजस्थान में वैसे 5 टाइगर रिजर्व है, धौलपुर और करौली को अभी बनाया है। ठीक है, लेटेस्ट। और ये राजस्थान में और भारत का सबसे बड़ा है। तो राजस्थान का प्रथम पूछे तो भी रणथंभौर टाइगर, फिर मुकुंदरा है, सरिस्का है। चले, भारत में वन्य जीवन की सुरक्षा हेतु भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया? 1970 में, 1974 में, 1976 या 1972 में? तो इसका आंसर है साथियों 1972 में, 1972 में। किसके लिए किया गया? ताकि जीवों को बचाने के लिए। ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इसका पारित करने का उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था साथियों वो था वन्य जीव के बचाव हेतु। और बचाव किस प्रकार से होगा? शिकार पर प्रतिबंध लगाकर किया जा सकता है। ठीक है, शिकार पर प्रतिबंध या किसी भी प्रकार के इनके ऊपर हिंसा से ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, ताकि इनका जो है संरक्षण किया जा सके। तो इसका उद्देश्य था वन्य जीवों को बचाने के लिए, शिकार को प्रतिबंधित करने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? तो 1972 के अंदर इसे पारित किया गया। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना आप। उद्देश्य वैसे नहीं पूछेगा आपको, तो कब पारित किया गया सीधा सा सन पूछेगा, तो आपको याद रखना 1972 के अंदर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना है वो कब प्रारंभ की गई? बाघ परियोजना 1970 में, 1972, 1973, 1975 में। तो बताइए, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना जो है वो कब शुरू की गई? ये की गई साथियों 1973 में। क्यों? क्योंकि टाइगर जो है यानी कि बाघ जो है वो भारत में कितने थे पहले? 55,000 के लगभग, जो अब जो है बिल्कुल 1200 और लगभग 1300 के बीच में जो है ये बचे हुए हैं। 1297 के लगभग जो है ये बचे हुए थे। और इनको जो है बचाने के लिए, इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए ही टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो लागू किया गया था। तो पहले तो 55,000 थे, फिर धीरे 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 देखिए कितना ज़्यादा कम हो गए। कहाँ 55,000 और कहाँ 1,000। चले आगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अच्छा है प्रश्न, फेमस भी है। अपन इंडिया लेवल का कोई भी उद्यान और अभ्यारण्य पढ़ते हैं तो ये जो है अपन हमेशा पढ़ते हैं। ये है साथियों उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर है?
उत्तराखंड के अंदर। कूनो, वहाँ मध्य प्रदेश में कौन सा है प्रसिद्ध? कूनो है। कौन सा है? कूनो। हाँ, नामीबिया से जो चीते लाए गए थे वो यहीं पे रखे गए हैं। इसके अलावा चीतों के लिए असम में भी है मानस। कौन सा है? मानस। और केरल में फेमस है पेरियार अभयारण्य। ठीक है, तो उत्तराखंड इसका आंसर सही हो जाएगा। जिम कार्बेट कहाँ पर है? तो उत्तराखंड। राजस्थान का बिश्नोई समाज किन वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है? नीलगाय, गाय, बकरी और काले हिरण। तो इसका आंसर है साथियों काले हिरण। इसके अलावा वह मोर को भी बचाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मोर जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और ऐसे नीलगाय भी है इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको नीलगाय नहीं, सबसे ज़्यादा तो है यही मिलेगा, नीलगाय की जगह पे अपन गाय के होते थे। ठीक है, नील सबसे ज़्यादा जो है विष्णु समाज की किस वन्य जीव की रक्षा के लिए जाना जाता था? हिरण। काले हिरण की जगह पे हिरण आ जाए तो भी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा है कृष्णमृग, हिरण, मोर और नीलगाय, तीनों की रक्षा के लिए ये समाज जाना जाता है। और पेड़ों की रक्षा के लिए भी यही समाज जाना जाता है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में आपने पढ़ा होगा खेजड़ी में जो आंदोलन हुआ था। ठीक है, पेड़ों खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए, तो पेड़ों को बचाने के लिए भी यही समुदाय जाना जाता है। पेड़ों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, तो जीव जंतु दोनों, जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों की रक्षा के लिए ये समुदाय जाना जाता है। चिपको आंदोलन चलाया गया 1970 में, 72 में, 74 में और 76 में। चिपको आंदोलन चलाया गया था साथियों 1974 में। किसने चलाया? श्रीमती गौरा ने। लेकिन इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो इम्पोर्टेंट है, वो अपने को याद करना है। इसके जो लीडर जो थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ये दोनों नाम अपने को याद रखना है। सेकंड। ठीक है, किसने चलाया चिपको आंदोलन? तो श्रीमती गौरा द्वारा। और नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा। दोनों ही नाम अपने को याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा से प्रश्न बन चुका है। कब चलाया गया? 1974 में। ये प्रश्न भी बन चुका है। अपने को श्रीमती गौरा भी इसमें याद रखना है। भारत में जीव जंतुओं की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 70,000, 80,000, 90,000 या 50,000? तो भारत में लगभग 90,000 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? लगभग 90,000। कितने जैव संरक्षित क्षेत्र यूनेस्को सूची में शामिल किए गए? तो यूनेस्को द्वारा जो इनको शामिल किए गए साथियों वो तो है साथियों इसमें 12। कितने हैं? 12। लेकिन अगर आपको प्रश्न पूछे कि कुल कितने जैव संरक्षित क्षेत्र हैं तो वो हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? तो कुल पूछे तो 18 कुल जैव संरक्षित रिजर्व क्षेत्र। तो कुल रिजर्व पूछे तो 18 और यूनेस्को की सूची में कितने शामिल किए गए? तो 12। दोनों ही आपको याद रखने हैं। प्रश्न देखिए किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है। टोटल पूछे तो 18 और सूची में कितने शामिल किए गए? तो 12। और इसमें प्रथम जो है वो है नीलगिरी जैव मंडल। कौन सा है? नीलगिरी प्रथम। नीलगिरी जैव मंडल प्रथम जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। ठीक है,
1986 में ये स्थापित किया गया था, वो भी याद रख सकते हैं, 1986 में। चले आगे। पन्ना जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है। पन्ना जो जैव संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो ये स्थित है साथियों मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। कहाँ पर स्थित है? एमपी में। पन्ना जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे पहला कौन सा है? तो नीलगिरी, 1986 में स्थापित किया गया था। टोटल कितने हैं? तो 18। यूनेस्को सूची में कितने शामिल किए गए? तो 12। ठीक है, सब आपको याद रखने हैं। और सबसे अंत, पहला पूछे तो नया भी पूछ सकता है कि सबसे अंत में कौन सा बना? ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। और प्रथम भी याद रख लेना इसके साथ में ही, नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। ठीक है, ये 1986 में बना था। और ये अंतिम या नया कह सकते हैं, नया। तो 18 में से अपने पूरे 18 याद नहीं रखो तो ये 2 तो याद रखनी है, प्रथम और अंतिम, यानी कि सबसे नया या अंतिम। चले आगे। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? जैव विविधता का जनक ईओ विल्सन, जेके स्मिथ, इयान बेल या के अय्यर। तो इसका आंसर है साथियों ए, यानी कि 1 नंबर। ईओ विल्सन को जो है वो जैव विविधता का जनक या फादर कहा जाता है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट, गिर, रणथंभौर या मानस। तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है साथियों भारत में एक ही है और वो है गिर। ये कहाँ पर है? गिर है गुजरात के अंदर। कहाँ पर है साथियों? गुजरात के अंदर। ये है असम में। रणथंभौर राजस्थान में है, सवाई माधोपुर जिले में है। जिम कॉर्बेट है साथियों उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर। और एशियाई शेर का सबसे बड़ा केंद्र भी जो है एशियाई शेरों के लिए सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य गिर है। एशिया में 2 जगह पर ये शेर जो है सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से शेर जो है निवास करते हैं यहाँ पर। शेरों के लिए प्राकृतिक निवास क्षेत्र कौन सा? तो भी गिर अभयारण्य। कौन सा है? गिर अभयारण्य। वर्तमान में देश में कितने टाइगर रिजर्व है? ये मैंने आपको बता दिया है, 50, 52, 55 या 7। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 55। राजस्थान का पूछे तो 5। राजस्थान में 5। कौन कौन से है वो अपन आगे देखेंगे, प्रश्न ले रखा है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट, एली नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है साथियों नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। ये है साथियों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक के वहां। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना और कर्नाटक, तीनों ही राज्य कहाँ पर है? भारत के साउथ में है। कहाँ पर है? साउथ में है। और नाम देख लीजिए आप यहाँ पर, नागार्जुन श्रीशैलम हीरो है, साउथ में हीरो है नागार्जुन, नाम सुना होगा आपने। तो साउथ के हीरो से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन। नागार्जुन नाम आते दिमाग में आएगा दक्षिण भारत। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर ये स्थित है। और ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, और ये बोर टाइगर रिजर्व जो है ये सबसे छोटा।
सबसे बड़ा भी याद रखना है और सबसे छोटा जो है ये भी आपको याद रखना है। ये है महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में है। सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। 55वां टाइगर रिजर्व नवीनतम कहाँ पर स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आंसर है राजस्थान में। कहाँ पर है? तो धौलपुर और करौली में। कहाँ पर है? धौलपुर, करौली में। 5 जो है टोटल 55 में से 5 राजस्थान में है। सबसे बड़ा सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर। और नवीनतम पूछे तो भी राजस्थान में है, धौलपुर और करौली। 2023 में जो है ये शुरू किया गया था, 2023 में। राजस्थान का ये 5वें नंबर पर है, 5वां। और प्रथम पूछे तो रणथंभौर राजस्थान के अंदर। या तो आपको रणथंभौर से प्रश्न बनेगा या फिर धौलपुर और करौली से प्रश्न बनेगा। सबसे बड़ा पूछे तो भी रणथंभौर, और राजस्थान का प्रथम पूछे तो भी रणथंभौर। टोटल 55 नंबर पूछे तो धौलपुर, करौली। राजस्थान का सबसे नया पूछे तो भी धौलपुर। और संख्या में पूछे तो 5 नंबर। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों की संख्या है वो कितनी है? तो टोटल संख्या देखिए 2450, 2967, 2674 या 2904। तो 2 नंबर यानी कि बी आंसर इसका सही है। 2967 जो है वो बाघ है टोटल। और ये 4 साल में होती है इनकी गणना। कितनी होती है? 4 साल होती है। और सर्वाधिक यहाँ पर है बाघ तो एमपी। कहाँ पर है सर्वाधिक? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश। बाघ स्टेट, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया पूछे तो भी मध्य प्रदेश। टाइगर मैन और है वो भी ले रखा है, कैलाश सांखला। तो टाइगर स्टेट पूछे तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट इसीलिए कहा जाता है कि भारत के सर्वाधिक जो है बाघ जो है वो एमपी में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। 526 है लगभग, 526 बाघ है। सेकंड नंबर पूछे तो कर्नाटक है, 524। सेकंड नंबर कौन है? कर्नाटका। आपको तो मध्य प्रदेश यहाँ पर याद रखना है, टाइगर स्टेट के रूप में भी याद रखना है, और सर्वाधिक भी इसमें यहीं पे पाए जाते हैं क्या? बाघ। और टोटल संख्या 2018 की गणना के अनुसार पूछे तो 2967 बाघ जो है वो वर्तमान में भारत में है। देखिए ये आ गया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, कैलाश सांकला, जे स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सांकला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया पूछे तो मध्य प्रदेश। वर्गीस कुरियन को दूध उत्पादक के जनक कहा जाता है। जो ऑपरेशन फ्लड था उसके जनक, ठीक है। भारत में जो दूध की क्रांति आई थी वो वर्गीस कुरियन की वजह से ही आए थे। और MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है भारत में। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक। लेकिन भारत में, हाँ, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत में कहा जाता है। चले आगे। कस्तूरी मर्ग परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1970, 1980, 1960 या 1950 में? तो इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 1970। केदारनाथ, उत्तराखंड से।
कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1970 में। कहाँ से हुई? तो केदारनाथ, उत्तराखंड। ठीक है, केदारनाथ अभ्यारण्य भी है वहां पर ये। केदारनाथ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। और कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत पूछे तो 1970। हंगुल किस राज्य का राजकीय पशु है? तो J&K, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, राजकीय पशु। ठीक है। और हंगुल परियोजना की शुरुआत पूछे तो 1970। हंगुल परियोजना, हंगुल परियोजना, हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1970 में। हंगुल जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? तो याद रखना है जम्मू कश्मीर का है। कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? तो ये 1972, 75, 70 या 80। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 1975 में जो है कछुआ संरक्षण परियोजना शुरू की गई। चले आगे। घड़ियाल और मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1970, 71, 73 या 1975। तो इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 1975 में, उड़ीसा से। कहाँ से हुई थी? उड़ीसा, टीकमपाड़ा, टीकमपाड़ा। ठीक है, उड़ीसा से ये शुरुआत की गई, ये आपको याद रखना है। चले आगे। मणिपुर थामिन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? 1967, 80, 70 या 77 या 1964। तो इसकी शुरुआत की गई थी साथियों 1977 में। मणिपुर थामिन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1977 में। और ये थामिन जो है ये लोकटक झील जो है उसके आसपास पाए जाते हैं। लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में। तो प्रश्न ये भी है कि लोकटक झील कहाँ पर है? तो याद रखना मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। और थामिन कहाँ पाए जाते? तो मणिपुर में। कौन किस क्षेत्रों में? तो लोकटक झील जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में थामिन पाया जाता। थामिन प्रोजेक्ट इंपोर्टेंट है, कब शुरू किया गया? तो ये याद रखना कि 1977 में जो है थामिन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। चले आगे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटका। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है साथियों असम में। कहाँ पर है? असम में। और मानस पूछे तो भी असम में। ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है साथियों एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे, राइनोसोरस, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है। आपने वैसे ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, आपसे को पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो असम में है। हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1990, 80, 1982 या 1992। 1992 में साथियों हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था साथियों हाथी मेरा साथी। हाथी मेरे साथी, यानी कि हाथियों के संरक्षण के लिए साथियों ये योजना शुरू की गई थी। हाथी के संरक्षण के लिए हाथी मेरा साथी के नाम से इस योजना को शुरू किया गया था 1992 में। हाथियों को जो है बचाने के लिए। भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में जो है सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो इसमें से दक्षिण भारत में कौन सा राज्य है? इस प्रकार से भी आप आंसर कर सकते हो। तो कर्नाटक है, कर्नाटक में पाए जाते हैं। केरल में भी वैसे पाए जाते हैं। ठीक है,
असम में भी कुछ मात्रा में जो है हाथी पाए जाते हैं। असम में भी कुछ मात्रा में हाथी, लेकिन सर्वाधिक पूछे तो कर्नाटक, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। चले आगे। लाल पांडा परियोजना जो है वो कब शुरू की गई? लाल पांडा परियोजना शुरू की गई थी साथियों 1996 में। 1996 में ये परियोजना शुरू की गई थी। हिमाचल से शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। चले। देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थित है धर्मपुर असम, शिमला हिमाचल, गांधीनगर गुजरात या मेरठ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है धर्मपुर असम में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र। इसमें यही पूछेगा, इसके अलावा इसमें प्रश्न नहीं बनेगा। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना धर्मपुर असम। अच्छा प्रश्न है वैसे ही। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था साथियों 2009 में। 2009 में। बर्फ में पाए जाने वाले तेंदुए ये पाए जाते हैं साथियों दार्जिलिंग में। कहाँ पाए जाते हैं? दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से, ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो हिम प्रोजेक्ट 2009 में कहाँ से शुरू की गई? तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से। दार्जिलिंग जैसे चाय के लिए भी ये प्रसिद्ध है। चले। गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? इसे 5 अक्टूबर 2009 को साथियों राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसमें एक विशेषता पाई जाती है कि ये बचपन से ही क्या होता है? अंधा होता है। क्या होता है? बचपन से अंधा होता है, ब्लाइंड होता है, इसे ये देख नहीं पाता। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर 2009। क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया गांगेय डॉल्फिन को। इसकी एक इम्पोर्टेंट विशेषता है कि ये बचपन से क्या होता है? अंधा होता है, ये देख नहीं पाता। और ये विक्रमशिला अभ्यारण्य में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। कहाँ पाया जाता है? विक्रमशिला अभ्यारण्य में। विक्रमशिला ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भागलपुर में। और भागलपुर पड़ता है बिहार में। ठीक है, चले आगे। हाथियों की अवैध हत्या एवं निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? जो हाथियों की जो अवैध हत्या हो रही थी उनके ऊपर निगरानी करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया वो शुरू किया गया था साथियों 2003 में। 2003 में। भारत के अंदर टोटल 106 राष्ट्रीय अभियान है। 106 राष्ट्रीय अभियान पूछे, उद्यान पूछे तो कितने? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कितने हैं? 106। और प्रथम पूछे तो जिम कॉर्बेट। चले आगे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, सुंदरवन, काजीरंगा या मरीन। तो इसमें आ जाएगा हेमिस। कौन सा आएगा? हेमिस जो है अंगुल हिरण है उनके नाम से। हिरण हेतु प्रसिद्ध, इसके लिए प्रसिद्ध है, अंगुल हिरण हेतु ये प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा हेमिस। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क है मरीन गुजरात, कच्छ का रण गुजरात, सुंदरवन या दक्षिणी बटन। तो इसका आंसर है मरीन गुजरात। प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क है मरीन गुजरात के अंदर। भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या केरल।
तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है एमपी के अंदर है, कितने हैं? तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक बाघ भी यहीं पर पाए जाते हैं, लगभग 526 बाघ पाए जाते हैं, इसीलिए एमपी को ही स्टेट ऑफ टाइगर्स कहा जाता है। टाइगर मैन कैलाश सांकला, और स्टेट पूछे तो एमपी है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो भी एमपी में टोटल 11 है। कितने हैं? 11। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सुंदरवन, मरीन, दक्षिणी बटन या कच्छ का रण? तो सबसे बड़ा है साथियों कच्छ का रण। कौन सा? कच्छ का रण, ये है गुजरात के अंदर। सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो कच्छ का रण कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर। और सबसे छोटा मैंने बता दिया आपको, बोर अभ्यारण्य। कौन सा है? बोर, ये एमएच में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। और गुजरात ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधों हेतु प्रसिद्ध पूछे तो कच्छ का रण अभ्यारण्य जो गुजरात में। और सबसे छोटा पूछे तो बोर में। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछे तो कच्छ का रण। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? सलीम अली, जिसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये स्थित है साथियों जम्मू एंड कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क पूछे तो जम्मू कश्मीर में। बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला का कहा जाता है। और ये तो है राष्ट्रीय पार्क। सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी बनी हुई है। ठीक है। तो वो बनी हुई है अपने गोवा के अंदर। कहाँ पर है? गोवा में। सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य भी है गोवा के अंदर। ठीक है, वो भी याद रखना है। सफेद भालू हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य दाची गांव, गिर, पेरियार और वन विहार। दाची गांव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाची गांव। क्या हो जाएगा? दाची गांव। सफेद भालू हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य दाची गांव। राजस्थान में भी एक अभ्यारण्य है जो भालू हेतु प्रसिद्ध है, सुंदा माता अभ्यारण्य। सुंदा माता। जालौर में पड़ता है ये। बाघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 29 मई, 22 नवंबर या 29 जुलाई। तो बाघ दिवस मनाया जाता है साथियों 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। और वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। 3 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। दिवस दोनों याद रखना क्योंकि अपने टॉपिक वन्य जीवों से संबंधित है। तो 3 मार्च भी याद रखनी है और बाघ दिवस जो है 29 जुलाई, ये भी अपने को याद रखना है। और बाघ वर्ष भी मनाया गया था अभी वर्तमान में 2010 को भारत में बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया। दो हजार 10 बाघ वर्ष कब मनाया गया? 2010। और बाघ दिवस कब मनाया था? तो 29 जुलाई। चले आगे। जंगली हाथियों हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? पेरियार, गिर, दाची-गाम, जम्मू कश्मीर और उक्त सभी। ये सफेद भालू हाथों से, सफेद भालू है, सफेद भालू, गिर शेर के लिए,
तो आंसर हो जाएगा अपना पेरियार केरल। जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो केरल। और वैसे अगर ये याद नहीं भी होगा तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। तो इनमें से जो है दक्षिण का राज्य वैसे भी केरल है। सर्वाधिक पूछे तो वैसे कर्नाटक होता, हाथी सर्वाधिक कर्नाटक में है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, चले आगे। भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। तितली उद्यान बन्नेरघट्टा उद्यान कर्नाटक, पेरियार केरल, मरु उद्यान जैसलमेर या सीता माता प्रतापगढ़। तो इसका आंसर है साथियों बन्नेरघट्टा उद्यान कर्नाटक, और ये तितली उद्यान के नाम से जाना जाता है। चले आगे। भारत में सबसे ज्यादा रामसर वन भूमि कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु। तो इसका आंसर है साथियों तमिलनाडु। टोटल यहाँ पर कितनी रामसर वन भूमि है? तो 18। कितनी है? और सेकंड नंबर है यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 10 है। कितनी है? 10 रामसर वन भूमि। सर्वाधिक तमिलनाडु में। विश्व वन्य जीव दिवस, ये मैंने बता दिया आपको। वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वन्य जीव दिवस 3 बाघ गणना कितने वर्ष बाद की जाती है? ये भी बता दिया, 4 वर्ष में की जाती है। बाघ गणना कितने वर्ष में की जाती है? 4 वर्ष। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया भी याद रख सकते हो आप। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा को कहा जाता है। सिन्हा। तो बाघ गणना कितने समय में की जाती है? 4 वर्ष में ये की जाती है। वन्य जीव, विश्व वन्य जीव दिवस, ये प्रश्न वैसे हो चुका है, इसका आंसर इसमें नहीं है, 3 मार्च है। ठीक है, ये अपने पहले कर दिया। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, इसमें से ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप स्किप कर लेना क्योंकि ये प्रश्न पहले आ चुका है। ये ऑप्शन चारों यहाँ पे थोड़े रॉन्ग है। ठीक है, चले आगे। वन्य जीव सप्ताह पूछे तो 1 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव दिवस 3 मार्च, और सप्ताह पूछे तो 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक। और दिवस पूछे वन्य जीव दिवस तो 3 मार्च। 3 मार्च, ये आपको याद रखने हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना संचालित हैं? तो ये मैंने बता दिया आपको, 5 है। कितनी है? 5। रणथंभौर है, इसके अलावा है सबसे नया जो अभी बना है धौलपुर करौली, एक है मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, ये सबसे प्रथम, सबसे बड़ा, ये भारत का सबसे नवीन, ये वाला भारत का व राज्य का नवीन। राजस्थान का तो है ये 5वां और भारत का है ये 55वां। तो टोटल कितने हैं? 55। इसमें सबसे नवीन जो है ये धौलपुर और करौली वाला है।
1 2 3 4, एक और रामगढ़। रामगढ़, ठीक है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है इसलिए, और राजस्थान का ये प्रथम है। और धौलपुर और करौली इसलिए याद करना कि ये राजस्थान को तो है 2023 में ही बना है, 2023 में। इसकी विशेषता ये है कि भारत का टोटल बाघ परियोजना 55 है, उसमें ये सबसे लास्ट वाला भी यही है, लेकिन राजस्थान का ये 5वां है, सबसे नवीन है, तो ये अपने को याद रखने हैं। और अभी बना है इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। और रामगढ़ बना था 2022 में और ये 23। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है? भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रणथंभौर, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका रणथंभौर और धौलपुर और करौली में से बनेगा। देख लीजिए ये दे रखा है, ये 1973 में बना था शायद, ये रामगढ़ 2022 में बना था, ठीक है। तो नए के हिसाब से 2023 में याद रखना धौलपुर और करौली। ये 2013 में बना था, 13 में, और ये बना था 1978 79 में। तो ये क्रम से भी आप याद रख सकते हो। और इनके बाद अगर पूछे 5वां तो धौलपुर करौली, ये सीक्वेंस में हो गए पूरे 5, ये नवीन हो गया, ठीक है, 2023। तो इसी क्रम में आपको 5 याद रखने हैं। भारत में प्रथम जंतुआलय की स्थापना कब की गई? 1855, 1876, 1865 या 1896। तो इसकी स्थापना की गई थी 1855 में, और उस समय इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में। कहाँ पर हुई थी? मद्रास, जो वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और प्रथम जंतुआलय राजस्थान में पूछे तो जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर में, जो राम बाग के अंदर है, राम निवास बाग या राम बाग। तो ये दोनों अपने को याद रखना है। 1855 में भारत में प्रथम जंतुआलय मद्रास, वर्तमान आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान का पूछे तो जयपुर के अंदर रामबाग में, जो बना था 1876 में। ये बना था 1876 में। राजस्थान में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो राजस्थान में कुल अभ्यारण्य है साथियों 27। कितने हैं? 27। और राष्ट्रीय उद्यान है 3। कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान है साथियों 3, 03। दोनों याद रखना है, कुल अभ्यारण्य भी याद रखना है 27, और राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखने हैं 3। राजस्थान में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? ये हो गए 5 हो गए। कितने हो गए? 5। और मर्ग वन जो है वो 7 है। कितने हैं? मर्ग वन पूछा राजस्थान में तो 7 है। कितने? 7। और कंजर्वेशन रिजर्व पूछे, कंजर्वेशन रिजर्व, रिजर्व, ये 36 है। कितने हैं? 36। तो मर्ग वन 7 है, बाघ अभ्यारण्य 5 है, और कंजर्वेशन 36 है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? बीड़ मुहाना, शाहबाद के जंगल, गुलाब बाग, उदयपुर या जवाई कंजर्वेशन। तो ये इसका हो जाएगा शाहबाद के जंगल सबसे बड़ा, सबसे छोटा है बीड़ मुहाना। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो बीड़ मुहाना सबसे छोटा, ये है 0.10 किलोमीटर में फैला हुआ है। 0.10 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन शाहबाद, और सबसे छोटा बीड़ मुहाना, जो 0.10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। सॉरी।